नमस्कार। भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। मतलब एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान, साहित्य सब कुछ अपने चरम पर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शानदार गुप्त साम्राज्य की। लेकिन ये स्वर्ण युग होता क्या है? मतलब कोई भी दौर गोल्डन कैसे बन जाता है? क्या थी वो खास बातें? वो कौन से तत्व थे जिन्होंने गुप्त काल को इतना महान बना दिया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब भारत में राजनीतिक तौर पर काफी उथल-पुथल मची हुई थी। महान मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो चुका था और पूरा देश कह सकते हैं छोटे-छोटे राज्यों में बिखर गया था। और ठीक इसी बिखराव के बीच से एक नई शक्ति का उदय होता है, गुप्त साम्राज्य। देखिए, मौर्यों के बाद का जो समय था ना, वो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। कोई एक मजबूत केंद्रीय शक्ति थी ही नहीं। स्थानीय राजा, विदेशी ताकतें सब आपस में लड़ रहे थे। तो इसी राजनीतिक बिखराव को खत्म करके गुप्तों ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने भारत को फिर से एक झंडे के नीचे लाकर एक मजबूत सेंट्रलाइज शासन दिया। अच्छा, इस वंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने। शुरुआती जो राजा थे, जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो महाराज की उपाधि लेते थे। इससे इतिहासकारों को लगता है कि शायद वो किसी बड़ी शक्ति जैसे कुषाणों के सामंत रहे होंगे। लेकिन फिर कहानी में असली मोड़ आता है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। उन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की, यानी राजाओं के भी राजा। ये एक तरह से ऐलान था कि अब हम आजाद हैं, एक बड़ी शक्ति हैं। और यहीं से 319-20 ईस्वी में गुप्त युग की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है। अब जरा बात करते हैं उन महान शासकों की, उन सम्राटों की जिन्होंने इस साम्राज्य को सचमुच में महान बनाया, जिन्होंने इसे इसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। इस साम्राज्य की कमान एक के बाद एक बहुत ही काबिल शासकों के हाथ में रही। देखिए, 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त अपनी विजय यात्रा शुरू करते हैं। फिर 380 में आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके समय में संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ। उनके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने भी इस स्थिरता को बनाए रखा। मतलब ये जो पूरा दौर था ना, ये साम्राज्य का पीक टाइम था। समुद्रगुप्त वाकई एक कमाल के शासक थे। उनकी पर्सनालिटी में दो अलग अलग रंग थे। एक तरफ तो वो एक ऐसे जबरदस्त योद्धा थे जिनकी जीत की कहानियां प्रयाग प्रशस्ति में आज भी दर्ज हैं, और दूसरी तरफ वही योद्धा एक बेहतरीन संगीतकार भी था। जी हां, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। कमाल है ना? उनकी सैन्य कामयाबियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर इतिहासकार वीए स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। सोचिए, जिस तरह नेपोलियन ने यूरोप को जीता था, कुछ वैसा ही दबदबा समुद्रगुप्त का भारत में था। ये उपाधि उनकी सैन्य क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हें इतिहास विक्रमादित्य के नाम से जानता है। इनके दौर में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के बिल्कुल शिखर पर था। मतलब ये वो दौर था जब साम्राज्य हर लिहाज से अपने चरम पर था, चाहे वो इलाका हो, संस्कृति हो या फिर प्रभाव। उनकी सबसे बड़ी सैनिक कामयाबी मानी जाती है पश्चिमी भारत से शक शासकों का पूरी तरह सफाया करना। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, और इसी जीत के बाद उन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य, जिसका मतलब होता है शौर्य का सूर्य। उनके राज में इतनी शांति और खुशहाली थी कि चीन के मशहूर बौद्ध यात्री फायान हजारों किलोमीटर का सफर करके भारत आए और उन्होंने यहाँ के शासन की जमकर तारीफ की। और हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार तो मानो उस दौर का सबसे बड़ा थिंक टैंक था। उनके दरबार में थे नवरत्न, यानी अपने अपने क्षेत्र के 9 सबसे बड़े दिग्गज। महाकवि कालिदास, महान खगोलशास्त्री वराहमिहिर, आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी, सब यहीं थे। ये दरबार उस युग की इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सबूत था। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो चीजें जो इस युग को सच में स्वर्ण युग बनाती हैं, यानी कि विज्ञान, कला और साहित्य में हुई वो कमाल की तरक्की। ये जो नंबर दिख रहा है 3.1416 पाई की वैल्यू, आज भी मैथ्स और साइंस में इसके बिना काम नहीं चलता। और जानते हैं, इसकी इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन आज से 1500 साल पहले गुप्त काल में ही महान आर्यभट्ट ने कर दी थी। ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस दौर की वैज्ञानिक प्रतिभा की। पर आर्यभट्ट सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया,
जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी सोची भी नहीं जा सकती। उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज नहीं। और तो और सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे के अंधविश्वासों को हटाकर उन्होंने इसके वैज्ञानिक कारण बताए। उनकी ये सारी क्रांतिकारी बातें उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम में मिलती हैं। 1600 साल और जरा भी जंग नहीं, सुनने में यकीन नहीं होता है ना, पर यह सच है। दिल्ली के महरौली में खड़ा ये लौह स्तंभ 1600 सालों से धूप, बारिश सब कुछ झेल रहा है, पर आज तक इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। यह स्तंभ गुप्त काल के धातु कर्म यानी मेटलर्जी का एक जीता जागता सबूत है। यह दिखाता है कि वो लोग धातु विज्ञान में हमसे कितने आगे थे। उनकी ये टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए एक पहेली है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे। ये वो दौर था जिसे संस्कृत साहित्य का क्लासिकल एज कहा जाता है। इसी समय में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे ग्रंथ लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां तो दुनिया की लगभग हर भाषा में पहुंच चुकी हैं, और शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम भी इसी दौर की देन है। अब बात करते हैं कला की। आर्किटेक्चर में पहली बार एक खास स्टाइल में पत्थर के मंदिर बनने शुरू हुए, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मूर्ति कला की बात करें तो सारनाथ में बनी बुद्ध की मूर्तियां, उनमें जो शांति और आध्यात्मिकता है वो बेमिसाल है। और हाँ, महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं में जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं वो भी इसी स्वर्ण युग की ही देन है। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। इतने महान साम्राज्य का भी पतन हुआ, तो सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजहें थीं जिनके कारण ये स्वर्ण युग खत्म हो गया। इसके पतन के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था बाहर से होने वाले हमले, खासकर मध्य एशिया से हूणों के आक्रमण। स्कंदगुप्त जैसे मजबूत शासकों ने उन्हें रोका तो, पर ये हमले लगातार होते रहे। फिर साम्राज्य के अंदर भी दिक्कतें थीं। जो स्थानीय गवर्नर थे वो धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर हो गए और केंद्र की सत्ता को मानने से इनकार करने लगे। और आखिर में बाद के जो राजा हुए वो उतने काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख पाते। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि एक साम्राज्य की असली विरासत उसके नक्शों या उसकी सीमाओं में नहीं होती, बल्कि उसके विचारों में होती है। गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक वजूद तो खत्म हो गया, पर उनके विचार, उनका विज्ञान, उनकी कला वो आज भी हमारी सभ्यता की एक अनमोल धरोहर हैं। तो एक आखिरी सवाल, क्या कला और विज्ञान किसी साम्राज्य को अमर बना सकते हैं? गुप्त साम्राज्य आज नक्शे पर मौजूद नहीं है, लेकिन शून्य के रूप में, आर्यभट्ट के सिद्धांतों में, कालिदास की कविताओं में और अजंता की कला में वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। और शायद किसी भी सभ्यता के लिए इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो